গবেষণায় শনাক্ত চা শিল্প নতুন রোগ লিফ নেক্রোসিসের সম্মুখীন। আসাম রাজ্যটি দেশের সবচেয়ে বড় চা উৎপাদনকারী রাজ্য, যা একটি নতুন হুমকির সম্মুখীন। আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচরের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর পীযূষ পাণ্ডের নেতৃত্বে একদল গবেষণা পণ্ডিত 2 বছর ধরে কাজ করে লিফ নেক্রোসিস নামে একটি নতুন ছত্রাকের রোগ শনাক্ত করেছেন। এই রোগ পাতার নেক্রোসিস, যা চা পাতার উপরের অংশের ক্ষতি করে। এটি লাসিওডিপ্লোডিয়া থিওব্রোমরাই ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট এবং শুধুমাত্র চীনে নথিভুক্ত করা ব্যতীত ভারতে এ ধরনের প্রথম রিপোর্ট অধ্যাপক জানান। ছত্রাকজনিত রোগ কার্টিসিয়াম, যা সাধারণত চা পাতায় কালো পচন ঘটায়। তবে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন চা বাগান থেকে এবং ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া থেকে আনা চা পাতা নিয়ে গভীর গবেষণায় একটি নতুন রোগ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অধ্যাপক পীযূষ পাণ্ডে বলেন, লেসিওডিপ্লোডিয়া থিওব্রোমা ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট লিফ নেক্রোসিস কর্টিসিয়ামের মতো, কিন্তু ভিন্ন কারণ চা বাগানে সার হিসেবে ব্যবহৃত রাসায়নিক দিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। এই রোগটি চা পাতার মধ্যে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। অধ্যাপক পাণ্ডে আরও বলেন, আমরা একটি শনাক্ত করেছি এবং বিভিন্ন করেছি এবং জানি এই রোগটি শুধুমাত্র এই ছত্রাক থেকে হয়। যেহেতু এই ছত্রাক বা রোগটি চা বাগানে সার হিসেবে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলির প্রতিক্রিয়াশীল নয়, তাই আমরা একটি বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজছি। রোজকান্দি টি এস্টেটের জেনারেল ম্যানেজার ঈশ্বর ভাই উবাদিয়া বলেন, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে কর্টিসিয়াম ইনডিউসড কালো পচা এটির উপর স্প্রে করার সময় 3 ধরনের রাসায়নিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হতো, কিন্তু এই ছত্রাকনাশকগুলি পাতার উপর একই ধরনের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এ ব্যাপারে অধ্যাপক পাণ্ডের সাথে পরামর্শ নিতে বাধ্য হয়েছি। এই রোগটি প্রথম আমরা জানি যে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তা চা শিল্পের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হতে পারে এবং যদি আমরা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হই তবে ক্ষতি 50% বেশি হতে পারে। ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि हमने डिस्कवर किया कि टी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता है। ये लेजियोडिप्लोडिया थियोब्रोमी आइडेंटिफाई हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे टी गार्डन्स में एक बीमारी होती है, कॉर्टिशियम थेई कॉज करता है, जो कि पता है ब्लैक रोट नाम की बीमारी है। तो हम उसके ऊपर शोध करने के लिए गए थे और हमें ये फीडबैक मिला कि कुछ गार्डन्स के अंदर ये बीमारी जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उससे ये ठीक से कंट्रोल नहीं हो रही है। तो हमारा इंटरेस्ट हुआ कि शायद हो सकता है कोई रेजिस्टेंट वैरायटी या कोई रेजिस्टेंट वेरिएंट है कॉर्टिशियम का, उसकी वजह से। तो हमने आइसोलेट करना शुरू किया। हम डिब्रूगढ़ के आसपास के चाय बागानों में और इस क्षेत्र के चाय बागानों से हमने सैंपल कलेक्ट किए और उसको जब करेक्टराइज़ किया, देन हमें पता लगा कि ये एक अलग ही फंगस है जो कि एक लीफ नेक्रोसिस नाम की बीमारी कर रहा है। और ये इसका हालांकि जो लक्षण हैं वो थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है वो चाय पत्ती के ऊपर है। चाय की पत्ती जो है उसके ऊपर लगती है और ये फंगस जो है वो हमने लैब में ये टेस्ट भी करके देखा कि जो फंगीसाइड यूज़ किए जाते हैं सामान्यतः टी गार्डन्स के अंदर, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसके रेजिस्टेंट है और शायद इसीलिए ये अलग तरह से सामने आया। और ये फंगस हमने आइडेंटिफाई किया मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, और हमने ये सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने एक कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी रिपोर्ट किया इसका। ये कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी ये जो हमारा पेपर पब्लिश हुआ है इसका, उसके अंदर हमने कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी दिया है इसके लिए। तो सर एक चीज़, अब आप लोग, असम इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ये आपको पता ही है। कितनी तेज़ी तरह से ये फैल सकता है और कितना खतरनाक भी है? ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जो है आज ही आई है, ये बीमारी टी गार्डन्स में पहले से थी और रही होगी। ये आज पता चला हमको इसके बारे में। तो जो सामान्य तौर पे जो फंजीसाइड्स जो यूज़ करते हैं बाकी फंगल डिजीज़ के लिए, वो इसके अगेंस्ट भी यूज़ करते रहे होंगे और हो सकता है किसी को सफलता मिली भी होगी और हो सकता है नहीं भी मिली होगी। लेकिन अब हमारे पास ये फंगस आइसोलेटेड है और हमको भी पता है कि ये बीमारी इसी फंगस से होती है। तो हम इस फंगस पे अपना ध्यान केंद्रित करके और इसको नियंत्रित करने के लिए हम मेजर्स देख सकते हैं। तो सर कुछ सॉल्यूशन सोच रहे हैं इसके बारे में? हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, यूजुअली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या फिर हेक्साकोनाजोल्स के डेरिवेटिव्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए ये उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जो कि हमें लैब में पता चला है। तो हम अल्टरनेट मेजर्स जो हैं इसके ऊपर अभी ट्राई कर रहे हैं
कंट्रोल करने के लिए, और जैसे ही हम सक्सेसफुल होंगे हम उसको रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर पीयूष पांडे और उनके जितनी टीम है जो रिसर्च में इन्वॉल्व थे, ये सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर एक पैथोजन के ऊपर में काम किया और वो पैथोजन को आइडेंटिफाई करके उसको इंटरनेशनल जर्नल में प्रिंट करवाया। प्रोफेसर राजीव मोहन पंत का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे मेनली रोज कैंडी के और टी इंडस्ट्री के ऊपर में काफ़ी सब्जेक्ट के ऊपर में प्रोफेसर को और स्कॉलर्स को एनकरेज करते हैं कि टी इंडस्ट्री के बीच में यूनिवर्सिटी है, इसलिए टी इंडस्ट्री के जितने भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ सोशल, वेदर इट इज़ साइंटिफिक, एनीथिंग और फाइनेंशियल, उसके ऊपर में राजीव मोहन पंत साहब का काफ़ी अटेंशन है, ध्यान है, और वो हर सब्जेक्ट के ऊपर में स्कॉलर्स को एनकरेज करते हैं कि उसके ऊपर में रिसर्च और काम करें, ताकि टी इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने में मदद कर सकें। जहाँ तक हम लोग को समझ में आता है ब्लैक रॉट का, वो कॉटिशियम थिया करके एक फंगस है जो टीआरए ने आइडेंटिफाई किया था, और उनका जो कंट्रोल मेजर है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और हेक्साकोनाजोल या टेट्राकोनाजोल, ये तीन ही फंगीसाइड थे जिससे हम लोग का ब्लैक रॉट कंट्रोल होता था, कॉटिशियम थिया। लेकिन सिमिलर काइंड का ही एक्शन हो रहा है ग्रीन लीफ के ऊपर में, चाय बागान के ग्रीन लीफ के ऊपर में, और देखा कि वो दोनों जो हमारे पास में फंगीसाइड है, दो में से एक भी फंगीसाइड उसके ऊपर काम नहीं करता है। तो प्रोफेसर पांडे जब रोज कैंडी में आए थे अपने स्कॉलर्स को लेके उनका रिसर्च वर्क के लिए, तो मैंने उनको सैंपल दिया कि ये आप थोड़ा देखिएगा ना, वेदर इट इज़ कॉटिशियम थिया और समथिंग एल्स। तो प्रोफेसर पांडे उनको ले गए, लेने के बाद देखा कि इट इज़ नॉट कॉटिशियम थिया। तो इन्होंने फिर और बागानों से भी सैंपल मंगवाए, क्योंकि उनके स्कॉलर काफ़ी मतलब ऑल ओवर आसाम से आते हैं, तो इन्होंने तिनसुकिया से, डिब्रूगढ़ से भी सैंपल मंगवाए और देखा कि ये जो है वो कॉटिशियम थिया नहीं है, ब्लैक रॉट नहीं है, एंड दे हैव फाउंड आउट दैट इट इज़ लेसिडिप्लोडिया थियोब्रोमाइन। तो ये एक नया फंगस है जिनके ऊपर में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एंड हेक्साकोनाजोल एंड प्रोपिकोनाजोल, ये सब तीनों में से एक भी फंगीसाइड काम नहीं करता है। तो इसके ऊपर में अभी रिसर्च चल रहा है, शायद प्रोफेसर पांडे से मेरी बात हुई थी कि अभी वो फंगीसाइड कौन सा काम करेगा उसके ऊपर में, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। देखिए, वेदर इट इज़ ब्लैक रॉट, वेदर इट इज़ ये लेसिडिप्लोडिया, इट कैन कॉज अप टू 50% क्रॉप लॉस इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड। इट्स रियली अ डेंजर। एंड यू सी, कचार में कभी भी देखिए हेलोपेल्टिस भी नहीं था हमारे यहाँ में, ये नया है। लूपर हमारे यहाँ नहीं था, ये नया एक लेसिडिप्लोडिया और एक नया पैथोजन मिल गया है। तो विथ चेंजिंग क्लाइमेट चेंज, we may see many such new thing which was not experienced by human being. Even in human also we'll find some new disease which may not be curable, or lot of research may be required, because in Barak Valley we have never seen temperature going above 37 degree. This year we have recorded in month of May 42 degree temperature. In tea garden, so Silchar it may be 44. So in such atmosphere, things will change. Now crop pattern will also change, and it may so happen that if this kind of high temperature sustains, tea will not be sustainable then. देखिए, एक तो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है लेबर एंड लैंड प्रोडक्टिविटी दोनों के ऊपर में। आप समझिए, बेस टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का मतलब प्रॉपर प्रोडक्टिविटी लेने के लिए इट शुड बी अराउंड 25 to 28 डिग्री। दैट इज़ द बेस टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग कैन वर्क एंड गिव बेस्ट प्रोडक्शन। बट व्हेन इट क्रॉसेस बियॉन्ड दैट, it becomes impossible for human being to work and give productivity. Similarly, plant also suffers. Tea garden, tea plants, when it sees the temperature above 35 degree, it stops the photosynthesis. Say from 10 to 3 o'clock, it is about 5 hours. If 5 hours temperature goes beyond 35 degree,
then plant is not doing any photosynthesis for that 5 hours. So proportionately, that much of production will come down. It's quite obvious. And not only for tea, it is for other plants also. Because ultimately, crop production is dependent on the amount of photosynthesis it does. हम लोगों ने ब्लैक राइस है, जो ब्लैक राइस होता है उसका एंडोफिटिक माइक्रोबायोम, उसके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया सब फूड ऑयल जो होता है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में आ जाता है, तो हम प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन बैक्टीरिया प्लांट से उसको फिर डिग्रेड करके सॉइल को वापस देंगे। ये सारे बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया ग्रो कर रही है इसके अंदर। ठीक है, मतलब हम प्लेट के बाहर नहीं जाएगा। GM गुड माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक है। कैसे वाला काम लेकिन इसका सेक्शन में सीक्वेंस करा के पता चलेगा बिकॉज ऑफ दैट पिगमेंटेशन। तो इसका सेक्शन में सजा इसका रेटिंग इसको लगता है बहुत अच्छी है प्रोग्रेशन। इसका इन्फेक्शन वाला है।